सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स को देख रहे थे एंड दूसरी पावर को देखते हैं, दैट इज रिट जुरिस्डिक्शन। अगर ये रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में अगर मैं डिस्कस करता तो कौन सा आर्टिकल होता? आर्टिकल 32। हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में कौन सा आर्टिकल है? 226। यस, 226। आर्टिकल 226 संविधान का एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि जिस तरीके से जो रेट्स होती हैं, 5 रेट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है, हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है। नाम है उनके बड़े प्यारे से, ठीक है? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शरेरी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो, ठीक है? ताकि फंडामेंटल राइट जो है उसको एनफोर्स करा जा सके हाई कोर्ट के द्वारा। एंड किसके लिए, किसके हित में? सिटीजन्स के लिए एंड फॉर एनी अदर पर्पस। जो फ्रेज है फॉर एनी अदर पर्पस, देखो इसको भी समझा रहा है, ये भी मेरी तरफ से वर्ड टू वर्ड एनालिसिस करता है, ठीक है? फॉर एनी अदर पर्पस, इट रेफर्स टू एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑर्डिनरी लीगल राइट। कोई भी आपके पास जो एक ऑर्डिनरी लीगल राइट है उसको एनफोर्स करवाने के लिए, किसी अधिकारी के पास है कुछ भी है, उस चीज़ को एनफोर्स करवाने के लिए। जैसे अगर कोई एसडीएम ये बोले कि नहीं मैं इस चीज़ पर कुछ देख नहीं सकता, कोई मैटर नहीं देख सकता, हाई कोर्ट फटाफट से उसे एक फरमान पास कर सकता है, जस्ट एनफोर्स दिस थिंग विच कम्स अंडर द डिक्शनरी एंड अंडर द अथॉरिटी, अंडर द रेंज ऑफ योर पावर्स विच इज़ योर अथॉरिटी। हाई कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है रिट्स किसी भी पर्सन को, किसी भी अथॉरिटी को एंड गवर्नमेंट को जो कि उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत ना भी हो। देख रहे हो? हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू एनी पर्सन, नंबर 1, एनी अथॉरिटी, नंबर 2, एंड एनी गवर्नमेंट। एनी गवर्नमेंट का मतलब यहां पर यह है किसको? किसी भी राज्य की सरकारों को। अच्छा, हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ बोल सकता है क्या? ठीक है, बिल्कुल। अब यहां पर देखो, जो उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत ना भी आते हो बट ऑल्सो आउटसाइड इज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, अगर इफ द कॉज ऑफ द एक्शन अराइजेस विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। बात समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि मुद्दा किसी और राज्य की धरती के साथ कनेक्टेड है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जिस राज्य में वो हाईकोर्ट स्थित है वहां पर अगर निकल रहा है तो वो आ गया उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत। यानी कि वो मुद्दा कहीं और हुआ है किसी और राज्य में, असर जो उसका दिख रहा है अच्छा या बुरा, वो जिस राज्य में ये हाईकोर्ट स्थित है उस राज्य के इंटरेस्ट को प्रभावित कर रहा है। वो समझ में आया? यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि अगर एक असम हाई कोर्ट है तो क्या उसकी रेंज एंड पावर ऑफ फंक्शन सिर्फ असम तक ही सीमित है क्या? No. असम हाई कोर्ट की जो जजमेंट होगी वो सिर्फ क्या नॉर्थ ईस्ट या फिर असम तक ही सीमित होगी क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है? अब यहां पर एक 8th पॉइंट लिख रखा है, जरा इसको देख लेते हैं। ये जो सेकेंड प्रोविजन है इसको ऐड करा गया था बाय 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963। सेकेंड प्रोविजन कौन सी? कि हाई कोर्ट जो है, कोई भी एक हाई कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकता है किसी भी पर्सनल अथॉरिटी या गवर्नमेंट को जो कि उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत ना भी आते हो, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी बने कि जो कारण है किसी चीज का वो किसी दूसरी जुरिस्डिक्शन के अंदर हो, लेकिन जो इम्पैक्ट है, जहां इम्पैक्ट जो है वो निकल कर आया उस राज्य के अंदर, जिस राज्य के अंदर वो हाईकोर्ट स्थित है। फॉर एग्जाम्पल, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं टर्म्स को बोली दूं, महाराष्ट्र में कोई ऐसी कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, कुछ ऐसी प्रक्रिया हुई जिसकी वजह से कर्नाटका के इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे हैं, तो रिट्स जो है वो कर्नाटका का हाईकोर्ट इशू कर सकता है महाराष्ट्र में रहने वाले किसी भी पर्सन, अथॉरिटी या फिर महाराष्ट्र की सरकार को, इफ हाई कोर्ट फाइंड्स
कि दे आर सुटेबल फॉर रिमाइंडिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और मैं उनको एक जजमेंट देता हूं हाई कोर्ट को अगर ये लगे, इन द फॉर्म ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ रिट्स विच आर हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो। अब समझ में आए? और हाई कोर्ट अपने राज्यों में दे सकता है क्या? रिट्स को इशू कर सकता है क्या? वो तो कर ही सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। उसके बाद हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन होती है अंडर आर्टिकल 226, यहां पर देखो, हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन होती है अंडर आर्टिकल 226, ये एक्सक्लूसिव नहीं है। ये ना सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन के साथ कंकरेंट है, यानी कि कदम से कदम मिलाकर चलती है अंडर आर्टिकल 32। इट मीन्स एग्जाम्पल या फिर कंसेप्ट अगर आप समझो, अगर नागरिकों के या किसी भी एक नागरिक के मौलिक अधिकार जो है होते हैं वो वॉलेट हो जाते हैं, तो जो एग्रीड पार्टी है जिसके मौलिक अधिकार वॉलेट हुए हैं, he or she has the option of moving either the high court or the supreme court directly। लेकिन जैसा कि हमने फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर के अंदर भी देखा था, जो रिट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की वो ज्यादा वाइडर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्यों? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, किसी और पर्पज के लिए नहीं। जहां पर एक पर्सन के लीगल राइट जो है, ऑर्डिनरी लीगल राइट जो है, अगर वो वॉलेट हो गए हैं या वो ब्रीच हो गए हैं, उस केस में सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड नहीं होती है, वहां पर हाई कोर्ट की होती है। एंड ये चीज लाजमी भी है ना, अगर संविधान निर्माताओं ने ये पावर नहीं दे रखी है सुप्रीम कोर्ट को, तो ये चीज लाजमी है कि नहीं है बताओ? ऑलरेडी बर्डन है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को तो देखो टॉप नॉच लेवल के केसेस देखने हैं सारे के सारे, एंड हमारे देश में ऑलरेडी जुडिशरी के केसेस का कितना बैकलॉग चल रहा है? लगभग 3 करोड़। एंड श्रेया, इस फिगर को मुझे याद दिलाना कि हम एग्जाम से पहले अपडेट कर लेंगे। 3-3 करोड़ करते थे, पता चला जुडिशरी तब तक 1.5 करोड़ रुपए ले आए। हमारी बदनामी हो रही है। डोंट वरी, अब तो हम करंट अफेयर करने लगे हैं आपकी कृपा से, तो वो तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है। दैट इज, इट डज नॉट एक्सटेंड टू अ केस वेयर द ब्रीच ऑफ एन अथॉरिटी ऑर्डिनरी लीगल राइट इज एलिज्ड, अगर वो वॉलेट हुए तो। अब एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, 1997 की बात है, चंद्र कुमार केस। सबसे पहले यहां पर देखते हैं, चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। याद है मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर के अंदर एक चीज बताई थी, मैं थोड़ा सा बस एक रिकॉल करवा रहा हूं कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत एक पर्सन नहीं जा सकता वहां पर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली, है ना। यू कैनॉट केस फाइल अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो ऐसा केस नहीं बन सकता वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट या वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहां पर ठीक है, चंद्र कुमार केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। इसमें क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक रूलिंग दी। किस बात के ऊपर? सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है दोनों हाई कोर्ट की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आप इसको भंग नहीं कर सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते, हिला नहीं सकते, इवन बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर कल को एक क्वेश्चन आ जाए, क्या ये जो रिट्स हैं आर दे पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बिल्कुल। अब देखो ये पता है कैसे सॉल्व होते हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे अभी तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है वो 11th है, उसमें आप पूरा जान जाओगे बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन कभी कभार ना यूपीएससी ये चाहता है कि भाई कोई चीजें आप खुद से भी इंटरप्रेट करो, वो आपको केस दे सकता है कि अगर ऐसा ऐसा हो गया तो बताओ क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा क्या?
अब जो आपने पढ़ रखा है वो आपको नॉलेज के बेसिस पर ऑन योर डैट डे फुटिंग, जिस दिन आप उसको एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर वो एग्जाम को अटेंड करने बैठे हुए हो, बहुत कुछ आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। जैसे याद है श्रेया भी वो जो प्रेम्स के अंदर उसे हम डिस्कस कर रहे थे स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का कंसेप्ट, हमें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में लेकिन हम फिर भी पहुंच गए राइट ऑप्शन तक। तो यहां पर अगर एक लाइन में आपको दूं, आप देखना इस स्टेटमेंट को घुमाने की एक कला, एक आर्ट। रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? अब देखना इसी को घुमाने की बात, टाइम वेस्ट करवाएगा कैसे, देखना ठकुराइन जो एग्जामिनर है। रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट is part of the basic structure of the constitution, but writ jurisdiction of the high court does not come under the basic structure। अब सिर्फ सोच के देखो, जैसे अभी तो हमारे स्क्रीन के सामने है ये, ठीक है लेकिन सोच के देखो, हाँ यार ये तो सोचा ही नहीं कभी, बंदा तो यही सोचेगा। अब मेरा इस पे लॉजिक क्या जाता है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो स्टैटिक इज द किंग, कंसेप्ट इज द किंग। कैसे? मुझे, मैं ये तो नहीं जानता इस क्वेश्चन के अंदर कि हाई कोर्ट जो है उसकी रिट जुरिस्डिक्शन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। अब इतना सारा कोर्स है, मुझे क्या पता कि वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वाली बात तो मैं ठीक है गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये है हाई कोर्ट का क्या पता निकाल दिया, कुछ भी करती हो, पॉलिटी में कभी कभार ऐसा होता है। लेकिन मैं अपने आप के ऊपर क्यों शक करूँ कि मैंने पढ़ नहीं रखा इस चीज़ को। मुझे इतना पता है कि जो रिट्स हैं वो फंडामेंटल राइट के साथ ही एसोसिएटेड होती है, चाहे वो हाई कोर्ट की हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो। किसी ना किसी बंदे या बंदी के मौलिक अधिकार जो है उसका उल्लंघन हुआ है, तभी जो कोर्ट है वो रिट्स को इशू कर रहा है। और आर्टिकल 32 और 226 बिल्कुल एक दूसरे के साथ सिंक में चलते हैं। कैसे? वैसे तो सुप्रीम कोर्ट पूरा पूरा सब कुछ देख सकता है, लेकिन वो ये बोलता है कि हम देखो बर्डन है केसेस ऑलरेडी, अगर हो सके तो आप पहले हाई कोर्ट चले जाओ। आना है हमारे पास डायरेक्टली तब भी आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बस क्योंकि केसेस वगैरह में बहुत सारे देखने पड़ते, तो हमारी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, छोटी सी रिक्वेस्ट है बस एक ये, ठीक है? एक बार को मान लेते हैं, चलो ऐसा है। अब यहां पर जब मुझे ये पता है कि दोनों की दोनों चीजें आर्टिकल 32 और 226 फंडामेंटल राइट्स के पार्ट हैं, तो फंडामेंटल राइट अपने अपने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो फिर ये कैसे बोल सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी रिट जुरिस्डिक्शन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है लेकिन हाई कोर्ट की नहीं है? अरे भाई रिट्स तो फंडामेंटल राइट्स के साथ एसोसिएटेड है। फिर चाहे उनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का भी कोई अगर ऑर्गन हो, जिला परिषद, ग्राम न्यायालय, वो भी कुछ अगर कुछ जजमेंट दे रहे हैं जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स हो रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच नहीं करना है, या उनको कैसे भी करके छीना नहीं जा सकता, या उनकी वैल्यू कम नहीं करी जा सकती, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। समझ गए? ऐसे लॉजिक अप्लाई होता है। कोई दिक्कत यहां तक? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की जुरिस्डिक्शन जानेंगे हाई कोर्ट की।